हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द CSF राइनोडिया। ठीक है, जैसे आप ये देखें इस बंदे को, तो इसकी नाक के अंदर से पानी आ रहा है। ठीक है, ये दरअसल इसकी नाक से नहीं आ रहा, ये इसकी जो है CSF है जो इसकी नाक के अंदर से बाहर आ रहा है। ठीक है, ब्रेन के अंदर से बाहर, ये आप ड्रॉप देख रहे होगे। ठीक है, सो व्हाट इज़ एक्चुअली द CSF राइनोडिया? आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ लीकेज ऑफ द CSF इनटू द नोज़। CSF नोज़ के थ्रू बाहर आ रहा होता है इसमें, इसको आप CSF राइनोडिया कहते हो। अब ये जो फ्लूइड होता है ये क्लियर भी हो सकता है, जो कैन सी इन दिस फिगर, ये हमारे पास बिल्कुल क्लियर फ्लूइड है, इसमें कोई आपको पानी की तरह साफ़ होता है। लेकिन अगर तो हमारे पास सर में कोई ट्रॉमा हुआ था पेशेंट को, तो उसकी वजह से अगर आ रहा है ना फ्लूइड, तो उसमें ब्लड भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हमारा क्लियर फ्लूइड ही हो, ये ब्लड वाला भी फ्लूइड हो सकता है। इसकी कॉज क्या होती है, क्यों हो जाता है ये? तो आपकी बुक में लिखा हुआ है इसका कॉज ट्रॉमा, इन्फेक्शंस, न्यूप्लाज्म्स, कंजेनिटल लीजन्स एंड इडियोपैथिक। तो आपने इसको टिनसी से याद रखना है। ठीक है, T for trauma, I for infections, inflammation, N for neoplasms, C for congenital lesions, या हमारे पास I for idiopathic। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि CSF जो है वो आपका इधर है, ऊपर ब्रेन में है, और यहाँ से बाहर आ रहा है। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे CSF में ये जो हमारे पास बैरियर्स थे, इसमें कोई प्रॉब्लम आई हुई है ना, जिसकी वजह से इसमें कोई मतलब होल हो सकता है, कोई ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से जो CSF है वो नाक के थ्रू बाहर आ रहा है। ठीक हो गया। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले आपकी बुक में लिखा हुआ है ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा कौन सा हो सकता है? वो एक्सीडेंटल भी हो सकता है, लाइक कहीं भी ट्रॉमा हो गया, कहीं गिर गया, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से ट्रॉमा हो सकता है। या सर्जिकल कोई ट्रॉमा हो सकता है, लाइक हमें आपको पता होना चाहिए जो आपका इधर होता है ना, ये स्फिनॉइड साइनस, इसके ऊपर करके ना इधर करके सेलर टर्सिका या बनाया भी हुआ है, यहाँ पे पिट्यूटरी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ठीक है, अगर किसी डॉक्टर ने इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की यहाँ पे कोई सर्जरी वगैरह की है, या स्कल बेस की कोई सर्जरी की है, ठीक है, या हमारे पास एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी की है कि यहाँ से एंडोस्कोप घुसाया हुआ था और साइनस में लेके गए थे, जिसकी वजह से कोई सर्जरी उन्होंने की, तो वो हमारे पास एक्सीडेंटल या सर्जिकल ट्रॉमा की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है ना CSF और राइनोडिया हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शंस हो सकते हैं, मींस इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ऑस्टियोमाइलाइटिस का केस हो सकता है। ऑस्टियोमाइलाइटिस में दरअसल क्या होता है, ये अगर फ्रंटल साइनोसाइटिस हुआ हो ना, तो यहाँ से हमारी बोन्स होती है ना, उनकी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, या हमारे पास फंगल इन्फेक्शन हुआ हो या इस तरह से, तो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस में देखें सारी हमारी बोन्स जो है वो इरोड होना शुरू हो जाती हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से। अभी हम आगे देखेंगे कि स्पर्जिलस हमारे कुछ फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, म्यूकरमाइकोसिस खास तौर पे, वो हमारी सारी बोन्स को खाना शुरू कर देते हैं। ये हमारी जो फंगस होती है, जब सारी बोन्स खाना शुरू कर देंगे तो ये सारी बोन्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी ऑब्वियसली, तो इन्फ्लेमेशन के केस में भी CSF राइनोडिया हो सकता है। इसके अलावा कोई ट्रॉमा, कोई ट्यूमर्स हो सकते हैं, न्यूप्लाज्म्स हो सकते हैं हमारे पास, बिनाइन या मेलिग्नेंट। वो ट्यूमर्स जो होते हैं वो यहाँ से इन्वेड वगैरह कर रहे होंगे, तो उन्होंने जो है यहाँ से कनेक्शन लूज़ कर दिया होगा ऑब्वियसली, और CSF राइनोडिया हो जाएगा। या कॉन्जेनिटल लीजन्स हो सकती हैं, लाइक आपने देखे होंगे वो जो बच्चे होते हैं मेनिंजियोसील वाले, जिनकी वो जो डिफेक्ट होता है न्यूरल ट्यूब का, उनके अंदर भी हमारे पास CSF राइनोडिया हो सकता है। या इडियोपैथिक कॉज होता है, पता ही नहीं चलता कि क्या कॉज है, किस वजह से CSF जो है वो हमारे नाक के रास्ते बाहर आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट में कि इसके साइड्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से ये बाहर आ सकता है। ठीक है, ये आपको ये वाली फिगर तो नज़र आ ही रही है कि जो है ना इसमें आपको क्या क्या दिखाया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ना एनाटमी आनी चाहिए। अगर आपको बोन की एनाटमी नहीं ना आ रही, मतलब इस रीजन की, तो फिर आपको समझ नहीं आएगी CSF कहाँ से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो एनाटमी आपको आनी चाहिए। ये आपको लेटरल वॉल ऑफ नोज़ दिखाई गई है, जिसमें जब भी आपको ये टर्बिनेट्स नज़र आ जाते हैं, सुपीरियर, मीडियल और इन्फीरियर, मिडल इन्फीरियर, ये टर्बिनेट्स होते हैं, ये लेटरल वॉल ऑफ नोज़ पे होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये जो ऊपर वाली बोन होती है ये फ्रंटल बोन होती है, और इसके अंदर आपका फ्रंटल साइनस होता है। ठीक है, और ये जो आपकी पीछे होती है ना यहाँ पे बोन, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर स्फिनॉइड साइनस होता है। स्फिनॉइड साइनस के बिल्कुल ऊपर सेलर टर्सिका होता है, और ये सेलर टर्सिका जो होता है ये आपका एक्चुअली यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास, ये तो पता ही आपको कि पैलेट होता है और नीचे हमारे दांत वगैरह होते हैं और मुंह होता है हमारा, लेकिन नेज, ये हमारा सारा पैसेज है नेज़ो फेरिंग्स का। ठीक है, नोज से हम जा रहे हैं फेरिंग्स में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि ये जो आपकी ओपनिंग है ना, ये बिल्कुल नेज़ो फेरिंग्स के अंदर ये कौन सी होती है, यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग है। ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए कि यूस्टेशियन ट्यूब की जो ओपनिंग होती है वो नेज़ो फेरिंग्स में होती है, लेटरल वॉल ऑफ नोज़ में। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं आपको एनाटमी तो नहीं पढ़ा रही यहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाह रही हूँ कि साइड्स ऑफ लीकेज हमने पढ़ने हैं, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको एनाटमी का पता होना चाहिए। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आपकी बिल्कुल ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, अब साइड्स ऑफ लीकेज क्या क्या हो सकते हैं?
अब ये वही वाली पिक्चर है जिसमें आपको बताया हुआ कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, ठीक है, यहाँ तक आपका इंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये मिडल क्रेनियल फोसा है, या जो यहाँ से स्फिनोइड साइनस के पीछे से, ठीक है, और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। अब ये देखें, अब यहाँ पे आप अगर बात करें तो ये हमारे पास इसकी जो है ना साइड्स ऑफ लीकेज है, जो आपकी बुक में भी दिखाए हुए हैं कि साइड्स ऑफ लीकेज ये हो सकता है कि फ्रंटल साइनस के थ्रू इधर आ गया हमारे पास, ठीक है, फ्रंटल साइनस के थ्रू यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन लूज़ हो सकता है जिसकी वजह से आ सकता है, या हमारे पास ये वाला जो रीजन है ये एक्चुअली हमारे पास है, ये वाला, ये है हमारा स्फिनोइड साइनस, ठीक है, स्फिनोइड साइनस है, यहाँ से हमारे पास लीकेज हो सकता है, या यहाँ से ऊपर की तरफ से हो सकता है, ये इथमॉइड साइनस है। ये इथमॉइड और स्फिनोइड में आपने बिल्कुल भी जो है ना कंफ्यूज नहीं होना है। इथमॉइड जो है ये आगे की तरफ होता है, ई आपका लेटर पहले आता है ना और एस बाद में आता है, तो इस तरह से आपने याद रख लेना कि ई जो है वो आगे है, इथमॉइड साइनस आगे है और एस वाला पीछे है, ठीक है। अगर मैंने गलती से पीछे बोल दिया वो वाला तो गलत बोला होगा, स्फिनोइड यहाँ पे होता है, इथमॉइड यहाँ होता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये हो गया, और ये वाली जो ट्यूब है मैंने आपको बताई थी कि आपने लाजमी याद रखनी है, जो नेज़ोफेरिंक्स में ट्यूब होती है लैटरल वॉल ऑफ नोज़ में, ये आपकी होती है यूस्टेशियन ट्यूब, ये जगह नाक और कान का कनेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू आ सकता है। तो आपके पास कौन कौन सी हो गई, फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस, स्फिनोइड साइनस और यूस्टेशियन ट्यूब, ये आपकी साइड्स ऑफ लीकेज है, आपको लाजमी आनी चाहिए कि कहाँ कहाँ से हमारा CSF जो है वो नाक के रास्ते बाहर आ सकता है, ठीक है। तो आपको बताया हुआ है बुक में ये सारा साइड्स ऑफ लीकेज, तो आपने एक दफ़ा रीड कर लेना ताकि आपको समझ आ जाए। बस ये फिगर आपने याद रखनी है कि कहाँ कहाँ से ये लीकेज हो सकती है, ठीक हो गया। अब आपके पास जो है क्लिनिकल फीचर्स में हमने डायग्नोसिस हमने करनी है पेशेंट की, किस तरह से हम करेंगे कि उसको CSF राइनोरिया है या उसकी नॉर्मल नेज़ल सिक्रीशंस है, उनको हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, ठीक है। वो भी हम टेबल देख लेते हैं आपकी बुक में जो बना हुआ है। उससे पहले मैं आपको थोड़े से साइंस बताऊँगी। एक आपकी बुक में लिखा हुआ है रिजर्वॉयर साइन, ठीक है, रिजर्वॉयर साइन। इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट जो है ना उसको मतलब सुबह सुबह सो के उठता है मोस्टली, इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट जब सो के उठता है सुबह, तो हम पेशेंट को जो है ना इस तरह से उसका सर इस तरह से करते हैं, ठीक है, सर हम जो है टिल्ट करते हैं नीचे की तरफ, ठीक हो गया। जब वो अपना सर इस तरह से नीचे करता है ना तो उसका निकलता जाता है मतलब CSF निकलता जाता है, रुकता ही नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो कनेक्शन लूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है वो कनेक्शन है, साइट ऑफ लीकेज बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बाहर आएगा ना। तो ये हम बस इतना आपको पता होना चाहिए कि हम जब सुबह सुबह पेशेंट उठता है ना तो उसमें ना दरअसल उसके जो सारा फ्लूइड होता है ना वो उसके साइनसिस में कलेक्ट हो गया होता है रात के टाइम, जब वो सो के उठता है, जब अपना नीचे की तरफ सर करेगा या हमारे पास जो है वो इस तरह से जब नीचे करेगा ना, बेंड करेगा सर, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास जो है ना नाक के रास्ते वो CSF बाहर निकलता जाता है। इसको हम कहते हैं रिजर्वॉयर साइन। ये जब हमने ईयर देखा था ना उसमें भी हमने रिजर्वॉयर साइन देखे थे, याद होगा आपको, जब हमने एक्यूट मास्टाइटिस में देखा था, और हमने जो है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में देखा था कि उसमें भी नाक कान के अंदर से ना जब बहुत ज़्यादा प्रोलन डिस्चार्ज आता जाता रुकता ही नहीं है ना, उसको हम रिजर्वॉयर साइन कहते हैं कि वो डैम बना होता है, निकलता जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं रिजर्वॉयर साइन। तो ये आपको याद होना चाहिए, पक्का याद होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिजर्वॉयर साइन, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं डबल टारगेट साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, हम ना पेशेंट की जो सिक्रीशंस होती है ना उसको हम एक फ़िल्टर पेपर के ऊपर लेते हैं, ठीक है, फ़िल्टर पेपर के ऊपर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि वैसे तो CSF का जो फ्लूइड होता है वो हमारे पास क्लियर होता है, वाटरी होता है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास पेशेंट को ट्रॉमा अगर हो ना, चोट लगी हो सर में, तो उसकी वजह से ब्लड भी आ सकता है साथ में। तो अगर तो उसको ब्लड भी आ रहा होगा तो हम उसको फ़िल्टर पेपर पर कलेक्ट करवाएंगे उसका CSF जब वो निकल रहा होगा नाक के रास्ते, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना इस तरह से फ़िल्टर पेपर के ऊपर अपीयरेंस आएगी। या आपको फ़िल्टर पेपर पे कैसी अपीयरेंस आती है, दरमियान में ब्लड होता है, या आपको ब्लड नज़र आ रहा है दरमियान में, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द CSF होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डबल टारगेट साइन। ऐसे लग रहा है ना डबल टारगेट है, एक अंदर की तरफ है, बाहर 2 सर्कल्स आपको नज़र आते हैं, इसको आप डबल टारगेट साइन भी कहते हैं, इसको आप जो है वो हेलो साइन भी कहते हैं कि डबल टारगेट साइन व्हेन कलेक्टेड ऑन द पीस ऑफ फिल्टर पेपर विद द सेंट्रल ब्लड एंड पेरिफेरल लाइट हेलो, ठीक है। तो ये जो डबल टारगेट साइन है और जो हमारे पास इर्द गिर्द हमारे पास CSF आ रहा है वो लाइटर है ना, तो इस वजह से उसको हेलो साइन कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है डबल टारगेट साइन, ये पिक्चर आपने लाजमी याद रखनी है। तो डायग्नोसिस में आपने 2 चीज़ें लाजमी याद रखनी है, रिजर्वॉयर साइन, डबल टारगेट साइन, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है कि हम नेज़ल एंडोस्कोपी करते हैं। नेज़ल एंडोस्कोपी कैसे करते हैं वो मैंने आपको फॉरेन बॉडी जो पढ़ाई थी तो उसमें मैंने दिखा दिया था कि किस तरह से हम एंडोस्कोप अंदर लेके जाते हैं और लोकलाइज़ करते हैं कि फॉरेन बॉडी की तरह। इसी तरह हम अगर CSF का लीकेज का साइड देखनी होगी तो ऑब्वियसली हम एंडोस्कोप अंदर लेके जाएंगे तो उससे हमें
ये देखें, ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ। ये एंडोस्कोप है, इसको अंदर लेके जाते हैं, इससे हम देखते हैं कि कौन सी साइड ऑफ लीकेज है आपकी। यहाँ पे जो है एथमॉइड में प्रॉब्लम है या स्फीनॉइड में प्रॉब्लम है या आपकी इधर प्रॉब्लम है या स्टेशन ट्यूब में प्रॉब्लम है। आपने सारा एंडोस्कोप से व्यू कर लेना होता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द साइट ऑफ लीकेज, कहाँ से हमारे पास जो है ना लीकेज हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम ऑटोस्कोप से भी एग्जामिन कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द लैब टेस्ट्स। लैब टेस्ट में आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि आपके जो लैब टेस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, बीटा 2 ट्रांसफरेंट प्रोटीन होती है और बीटा ट्रेस प्रोटीन होती है, ठीक है। अब देखें, जो CSF होता है ना, उसमें आपको पता है प्रोटीन्स होती हैं, उसमें आपको पता है ग्लूकोज होता है, उसमें आपको पता है कि कुछ हमारे सेल्स भी मिल सकते हैं अगर कोई बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हैं, तो उसमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है। वो हाल ही हमें फ्लूइड नज़र आ रहा होता है, लेकिन जब लैब टेस्ट हम करते हैं तो उसमें हमें कुछ प्रोटीन्स मिल सकती हैं। अब जैसे अब यहाँ पे आपके पास जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं CSF राइनोरिया में, वो ये होती हैं कि हमारे CSF के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं ना, हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि हमारे नाक के अंदर से जो पानी आ रहा है वो हमारा जो है वो टीयर ड्रॉप है, मतलब टीयर्स हैं, या वैसे भी तो आपके नाक से पानी आता है ना, तो आपने कैसे डायग्नोज करना है कि वो नाक जो पानी आ रहा है वो हमारे CSF है या हमारा नॉर्मल नाक का पानी है, ठीक है। तो ये लैब टेस्ट होते हैं, इसमें अगर हमें प्रोटीन्स ये वाली मिल जाती है ना, बीटा 2 ट्रांसफरेंट और बीटा ट्रेस प्रोटीन, ये दो प्रोटीन्स होती हैं, ये आपको बता देती हैं कि ये CSF है, ठीक है। ये इसकी जो है ना इंपॉर्टेंस होती है। अब जो बीटा 2 ट्रांसफरेंट प्रोटीन होती है वो तो आपकी इतनी स्पेसिफिक नहीं होती, बिकॉज वो पेरिलिम्फ में भी होती है, वो एक्वियस ह्यूमर में भी होती है। पेरिलिम्फ आपको पता है ना, वो जो कान के अंदर होता है, आपको पता होगा, वो पेरिलिम्फ जो होता है बोनी लेबलेंथ के अंदर होता है, ठीक है, एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ। तो पेरिलिम्फ के अंदर भी बीटा 2 ट्रांसफरेंट प्रोटीन होती है, और जो आपका एक्वियस ह्यूमर ऑफ द आई होता है ना, वो जो आपको पता होगा एक्वियस ह्यूमर का, तो ठीक है, तो उनके अंदर भी ये ट्रांसफरेंट प्रोटीन होती है, बीटा 2 ट्रांसफरेंट प्रोटीन। लेकिन जो बीटा ट्रेस प्रोटीन होती है वो स्पेसिफिक होती है CSF के लिए, ठीक है। ये मेनिंजेस जो हमारी होती हैं, कोरोइडल प्लेक्सेस होते हैं, वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो ये हमारी स्पेसिफिक होती हैं। तो बीटा ट्रेस प्रोटीन स्पेसिफिक, ये ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा वाइडली यूज़ होती है। तो आपका MCQ आ सकता है कि इसमें से कौन सी अच्छी प्रोटीन है जो आपको CSF डायग्नोसिस में हेल्प करती है। बीटा ट्रेस प्रोटीन करती है। फिर जी आपने लैब टेस्ट तो कर लिया, अब आपने लोकलाइजेशन ऑफ साइट भी करनी है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि वैसे तो आप एंडोस्कोप से देख लेते हो, लेकिन उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप CT MRI करवा सकते हो, ठीक है। CT स्कैन से आप क्या देखते हो, आप जो है बोनी डिफेक्ट्स देखते हो कि कहाँ से एक्चुअली कौन सी बोन में डिफेक्ट आया हुआ है। कोरोनल और एक्सियल कट्स लेते हो, सेक्शंस लेते हो, कोरोनल सेक्शन लेते हो और एक्सियल सेक्शन लेते हो, जिससे आपको डायग्नोज हो जाता है। MRI करवाते हो, MRI आप उस टाइम करवाते हो तब हेल्पफुल होता है जब एक्टिव लीकेज हो रही हो, ठीक है, अभी निकल रहा हो फ्लूइड, तो तब हेल्पफुल होता है, ठीक है। MRI करवाते हो, और ये ज़्यादातर आपका जो इंसेफेलोसील होती है, जो हमारे पास हमने देखा था कि बच्चों में मोस्टली होती है, कंजेनिटल या इंट्राक्रैनियल पैथोलॉजी होती है, उसमें हम MRI करवाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसके अलावा ये आपको नज़र आ रही होगी ये वाली, ये फ्लोरेसेंट हम करवाते हैं। ये फ्लोरेसेंट जैसे वो हम करवाते थे ना, क्या नाम है, कॉर्निया के अंदर फ्लोरेसेंट डालते थे कॉर्नियल अल्सर को डिटेक्ट करने के लिए। मैं भी आपको दिखाती हूँ इसमें क्या होता है। वो हम ये फ्लोरेसेंट स्टडी करवा सकते हैं। हिस्ट्री एग्जामिनेशन से भी हमें पता चल जाता है, पेशेंट हिस्ट्री दे देता है, मुझे ट्रॉमा हुआ था या मुझे मेरी साइनस की कोई सर्जरी हुई थी या कोई मुझे ट्यूमर है, वो सारी उसको जो है ना हिस्ट्री वगैरह से भी पता चल जाता है। तो ये सारे आपका जो है ये लैब टेस्ट होते हैं, आपके CT MRI होता है, फ्लोरेसेंट टेस्ट होता है, आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशन होता है, इससे पता चल जाता है। सो ये आपको जो है ना फ्लोरेसेंट आपने डाला होता है, ठीक है। ये एक्चुअली इंट्राथीकल फ्लोरेसेंट स्टडी होती है। देखें, यहाँ पे आपने फ्लोरेसेंट डाला हुआ है ना, तो वैसे जो आपका होता है ना डाई, वो आपको येलो कलर का नज़र आता है। ये देखें, ये वैसे येलो है, लेकिन जैसे ही आप ब्लू लाइट ऊपर डालते हो तो ये ग्रीन कलर का आपको नज़र आता है डिफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप डिफेक्ट वगैरह करके आप डिफेक्ट जो है वो चेक कर सकते हो कि कहाँ पर डिफेक्ट है, और CSF राइनोरिया को डिटेक्ट कर सकते हो थ्रू द इंट्राथीकल फ्लोरेसेंट स्टडी। और ये आपकी बुक में जो एक लिखा हुआ है ना CT सिस्टर्नोग्राम, ठीक है, इसमें भी आप CT स्कैन ही करवाते हो, लेकिन उससे पहले आप इंट्राथीकल जो है ना पेशेंट को इंजेक्शन देते हो आयोहेक्सोल का, ठीक है। आयोहेक्सोल का इंजेक्शन देने के बाद आप CT स्कैन करवाते हो और लोकलाइज़ करते हो इस साइट को, और ये आप तब करवाते हो जब आप बीटा 2 ट्रांसफरेंट नहीं करवा सकते, ठीक है। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती होंगी उसकी बीटा 2 ट्रांसफरेंट ना करवाने की, तब आप CT सिस्टर्नोग्राम करवाते हो। इससे जो आपको क्लियर हो जाता है सारा कि कहाँ पे एक्चुअली हमारे पास लीकेज, साइट ऑफ लीकेज क्या है, ठीक है। तो ये आपने जो है इसकी डायग्नोसिस याद रखनी है, लैब डायग्नोसिस और इसकी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद आप जो है इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, इन्वेस्टिगेशंस के बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करोगे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आप पेशेंट को जो है क्या करोगे, बेड रेस्ट का करोगे, बेड रेस्ट करवाओगे उसको, CSF राइनोरिया के पेशेंट को, उसका जो हेड है उसको एलिवेट करवाओगे, ठीक है। और स्टूल सॉफ्टनर्स दोगे, ठीक है। स्टूल सॉफ्ट करने के लिए भी आप जो है ये देते हो दवाइयाँ। इसके अलावा आप जो है उसको कहोगे पेशेंट को कि आपने नोज़ ब्लो नहीं करना, स्नीजिंग नहीं करनी, स्ट्रेनिंग नहीं करनी। एंटीबायोटिक्स दोगे अगर आपको प्रिवेंट करना है मेनिंजाइटिस को। इसके अलावा आप जो है CSF की फॉर्मेशन कम करवाओगे ताकि वो CSF कम निकले बाहर, ठीक है। उसके लिए आप एसिटाजोलामाइड देते हो।
उसके बाद आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दवाइयाँ शवाइयाँ दे के उसकी सर्जरी करते हो। तो सर्जरी में देखें जहाँ पे डिफेक्ट होगा, आपने जब पता लगा लिया कि कहाँ पे डिफेक्ट है, आप सर्जिकल रिपेयर जो है वो इस तरह से कर सकते हो कि इंट्राक्रेनियल अप्रोच कर सकते हो, या आप एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोच कर सकते हो कि ड्यूरा से थ्रू चले जाओ, या आप जो है ट्रांसनेजल अप्रोच कर सकते हो। ये तीनों अप्रोचेस के जस्ट आपको नाम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है ये पता होना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा ड्यूरल अप्रोच होती है ये आपकी उन केसेस में होती है जो एक्सटर्नल एथमॉइडोक्टमी के लिए कर सकते हो, और क्रिब्रिफॉर्म प्लेट या एथमॉइड एरिया, ठीक है, इस तरह से। और इसके अलावा ट्रांसनेजल अप्रोच जो है वो आप इस केस में करोगे कि एंडोस्कोपिक सर्जरी, हम मतलब एंडोस्कोप इधर से डालोगे और वहाँ से जो है ना सारा कुछ सेट करोगे। जब आपको पता चल जाता है कि बोनी डिफेक्ट कहाँ पे है, उसके बाद आप उसको डायग्नोस करोगे। अगर तो फिर आप ग्राफ्ट प्रिपेयर करोगे जो आपने लगाना है। एग्जाम्पल आपने जो है इस तरह से डिफेक्ट को पता लगा लिया कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफेक्ट है, तो आपने फिर वहाँ पे ग्राफ्ट लगा देना है। ग्राफ्ट आप जो है किसी भी जो है वो ले सकते हो, फेशिया का ग्राफ्ट ले सकते हो। अगर तो बोनी डिफेक्ट बहुत बड़ा है तो फिर आप कार्टिलेज लगाओगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर तो पेशेंट का CSF प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप लंबर ड्रेन भी करते जाते हो पीछे से, और साथ में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हो। ये मुझे काफ़ी अच्छी पिक्चर लगी थी। इसमें अगर आप देखें ना तो ये देखें, ये पेशेंट को यहाँ पे हमें पता चला कि ये एक्चुअली रीजन है जहाँ से साइट ऑफ लीकेज हो रही है, तो हमने यहाँ पे ग्राफ्ट लगा लिया, ठीक है, ताकि वो क्लोज़ हो जाए। और ये देखें, ये दो तरह के ग्राफ्ट्स उन्होंने दिखाए हुए हैं। इनले ग्राफ्ट होता है और ऑनले होता है। ऑनले क्या होता है कि इधर से हमने नीचे से करके ना, यहाँ से बोनी स्कल बेस है और इसके नीचे से हमने जो है ना लगाया है, इसको ऑनले कहते हैं। और इनले जो है वो अंदर की तरफ होता है, ड्यूरा के बाहर की तरफ ना इधर करके, ठीक है। तो ये आपके पास ग्राफ्ट्स होते हैं, बस आपको नाम आना चाहिए। इनले और ऑनले ग्राफ्ट होता है, और ग्राफ्ट आप साइट ऑफ डिफेक्ट डायग्नोस करके कहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है उसके मुताबिक ग्राफ्ट लगा लेते हो, ठीक है। और इसमें ना आपने न्यूरो सर्जन्स की हेल्प लेनी होती है, खुद नहीं सारा कुछ करना होता, बिकॉज ENT का काम नहीं है ये। हाल ही जो राइनोलॉजी इनके जो हैं, इसका ENT स्पेशलिस्ट का सिर्फ काम नहीं है, इसमें जो है न्यूरो सर्जन के भी काम है। उसके बाद आपके बुक पे टेबल बना हुआ है 29.1, उसमें आपको डिस्टिंग्विश बताया हुआ है, डिफरेंस बताया हुआ है कि CSF फ्लूइड को आप नेजल सिक्रीशन से कैसे डिस्टिंग्विश करते हो। तो उसमें जस्ट लिखा हुआ है कि हिस्ट्री डिफरेंट होगी, फ्लो ऑफ डिस्चार्ज ये होगा कि CSF फ्लूइड जो होगा वो बेंडिंग में होगा ज़्यादा, और जो नेजल सिक्रीशन का नॉर्मल जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। जो CSF फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है वाटरी और क्लियर होता है, जबकि नेजल डिस्चार्ज होता है वो म्यूकस भी हो सकता है और क्लियर भी हो सकता है, ठीक है। CSF फ्लूइड जो होता है ना वो मीठा होता है, जबकि जो नेजल सिक्रीशन का डिस्चार्ज होता है वो नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, ठीक है। और हमने जो लैब टेस्ट करवाने होते हैं वो तो हमें पक्का पक्का बता देते हैं ना कि CSF फ्लूइड और जो नेजल सिक्रीशन वो उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। बिकॉज जो β2 ट्रांसफिरन होती है और जो हमारे पास बीटा ट्रेस प्रोटीन होती है वो CSF फ्लूइड में होती है, वो नेजल सिक्रीशन में नहीं होती, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर।